नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज के सेशन में हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। और बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो दो अनुच्छेदों के इर्द गिर्द, दो आर्टिकल्स के इर्द गिर्द घूमेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने, अगर हम आपसे बातचीत करें तो प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में, मतलब फिर उन पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आपने पढ़ा। और उसी के आगे क्रम में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो उपराष्ट्रपति को भी आपने पॉलिटी वाले सेगमेंट में देखा। आज के सेशन में हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में सीखने का काम करने चले हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मतलब अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री भारत में क्या होता है। भारत की बातचीत करें तो भारत में वास्तविक शक्ति का क्या होता है, स्रोत होता है। जैसे भारत में अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखते हो एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल हेड होता है। नॉमिनल हेड का मतलब नाम मात्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। तो हम देखते हैं किस प्रकार से राष्ट्रपति साहब को नाम मात्र की कार्यपालिका और प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका के रूप में स्थापित किया गया। हम इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, और डेमोक्रेटिक सेटअप में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो भी लोकसभा में बहुमत के दल का नेता होता है, मतलब जिसने भी बहुमत प्राप्त किया होता है, वो बहुमत के दल के नेता को हम प्रधानमंत्री के रूप में चुनते। चुनते का मतलब हम नहीं चुनते, इसको अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति साहब के द्वारा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो बहुमत के दल का लीडर होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जब नियुक्ति की बात आती है तो क्या ये प्रश्न उठता है कि सर क्या हम राष्ट्रपति साहब कभी भी इनको हटा सकते हैं? जी नहीं। लोकसभा में जब तक प्रधानमंत्री को, मतलब कि सत्ताधारी दल को बहुमत प्राप्त होगा, तब तक वो प्रधानमंत्री पद पर मतलब 5 वर्ष के लिए बने रह सकते हैं। और अगर जैसे ही बहुमत क्या होता है, अल्पमत में कन्वर्ट होता है, उसी समय राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति साहब इनको बर्खास्त कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो कहने का मतलब ये होता है, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति साहब के द्वारा इनको क्या किया जाता है, नियुक्त करा जाता है। और जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो हमारे यहाँ पर संवैधानिक प्रावधानों में क्या चर्चा की गई है, मंत्रिपरिषद, या सबसे पहले हम बातचीत करते हैं किसके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो इसके संबंध में हमारे पास में दो अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, और पहला अनुच्छेद आर्टिकल 74 और दूसरा अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल 75। तो जब हम आर्टिकल 74 की बातचीत करते हैं तो क्या कहता है, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। देखिए आर्टिकल 74 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है, आर्टिकल 74 क्या कह रहा है, तो कह रहा है राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए, सहायता एवं सलाह के लिए, सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। के लिए क्या कह रहे हैं, मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का मतलब यहां पर शब्द इस्तेमाल जो किया जा रहा है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातचीत कर रहे हैं कि मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि 74 आर्टिकल क्या कहते हैं। अब इसी में थोड़े से मैं अगर एक्सप्लेन की बातचीत करें तो इसी का 74 का पहला पॉइंट ये कहता है, क्या कहता है, जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री हो। जिसका प्रधान कौन होगा, तो जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा। ऐसी बातचीत करी गई है किसमें, जिसमें 74 आर्टिकल। अब प्रश्न उठता है सर, एड एंड एडवाइस की बात करी गई, सहायता और सलाह की बात करी गई। सहायता और सलाह, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट साहब को सलाह देते हैं, क्या वो राष्ट्रपति साहब मानने के लिए बाध्य होते हैं, बाध्यकारी होते हैं? तो इतिहास की बातचीत करें, जब भारत बना, आजाद हुआ, और आजादी के बाद के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में देखने को शक्ति संतुलन देखने को मिलता है। शक्ति संतुलन का क्या मतलब होता है कि बहुत बार राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा क्या किया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह को लौटा दिया गया, वापस कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। लेकिन फिर प्रधानमंत्री के पक्ष में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेगा कि शक्ति का जो स्रोत हो, जिसके पास शक्ति का संकेंद्रण हो, वो प्रधानमंत्री हो जाए।
तो इस संबंध में हमारे यहां पर पहली बार क्या किया गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। सॉरी 74th नहीं, आप इसको कहोगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा गया। और ये कब का था, 1976 का। और ये टाइम पीरियड याद करो, इमरजेंसी चल रही है भारत में, राष्ट्रीय आपातकाल चल रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी क्या है इस समय प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर यह प्रावधान किया गया, ये प्रावधान क्या किया गया, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्यकारी। तो इसमें यह प्रोविजन किया गया कि ये जो सलाह होगी, जो क्या किसके द्वारा दी जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी जाएगी, वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी होगा। मतलब इसमें प्रावधान क्या किया गया, कहा गया कि भैया सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। ये सलाह क्या होगी, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए, मतलब इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान की गई सलाह क्या होगी, सलाह बाध्यकारी होगी। ऐसी व्यवस्था कर दी गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो अब सर इससे पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था, 1976 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। राष्ट्रपति साहब ने अगर वापस कर दिया सलाह तो खत्म, वो काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब बाध्यकारी नेचर हो रहा है, मतलब राष्ट्रपति साहब क्या हो गए, रबर स्टाम्प के रूप में ट्रीट हो। लेकिन फिर आपको पता है कुछ ही समय के बाद 1977 में इलेक्शन होते हैं और जनता पार्टी सत्ता में आती है। और फिर आप 1978 में 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हो, 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हो, 44वां संविधान संशोधन करते हो, ये 1978 में। अब यहां पर पार्टी कौन है, जनता पार्टी सरकार है। अब जनता पार्टी सरकार फिर से कुछ काम कर रही है, राष्ट्रपति साहब के पक्ष में कुछ शक्ति देने का काम करे। क्या काम करे, ये कहा गया कि जो सलाह है, अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति साहब को सलाह देते हैं तो उस सलाह को राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान की गई सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। ऐसी बातचीत कर रहे हैं कौन, ये ऐसी बातचीत करी जा रही है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए जो सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट साहब को दी गई, अब वापस कर दी गई सलाह, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसमें कोई संशोधन नहीं किया, कोई सुधार नहीं किया, और फिर से वही क्या किया गया, फिर से वही प्रपोजल राष्ट्रपति साहब को दे दिया गया। लेकिन तो उस सलाह को राष्ट्रपति साहब मानने के लिए बाध्यकारी होगी। तो यहां पर पुनर्विचार के बाद, यहां पर पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पुनर्विचार के बाद भेजी गई जो सलाह होगी वो क्या होगी, वो बाध्यकारी होगी। ये मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा, बाध्यकारी होगी, बिल्कुल मानना पड़ेगा। इसमें फिर आप इसको वापस नहीं कर सकते हो, ये मानना पड़ेगा, बिल्कुल आप इतना मान के चलो, ठीक। अब दूसरी कैटेगरी का प्रश्न उठता है। कैटेगरी का प्रश्न क्या उठता है, आर्टिकल 75 का, सॉरी, जब हम आपसे बातचीत करते हैं आर्टिकल 75 की बातचीत करते हैं, 74 का 2 की बात करें, 75 को पढ़ने से पहले 74 की बात करें, और 74 का 2 पार्ट क्या कहता है, आर्टिकल 74 का दूसरा हिस्सा क्या कहता है। कह रहे हैं कि ये जो सलाह है, ये जो सलाह दी गई है किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, क्या इसको न्यायालय के द्वारा जांचा जा सकता है, सोचिए, तो नहीं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई, ये जांच से बाहर का विषय है, न्यायिक जांच से बाहर का विषय।
तो मंत्रिपरिषद के द्वारा मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह क्या होगी? दी गई सलाह न्यायिक जांच से क्या होगी? न्यायिक जांच से बाहर होगी। इसकी जांच नहीं हो सकती है कि राष्ट्रपति साहब को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा क्या सलाह दी गई है और क्यों सलाह दी गई है। ठीक है, न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है, ये कहने का मतलब निकलकर आ रहा है। समझ में आया? अब इसके बारे में तो आर्टिकल 74 यहीं पर खत्म हो जाता है। और यहीं पर ध्यान समझिए, यही आर्टिकल 74 को अगर कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, अगर इनसे मिलाकर हम पढ़ें तो रिजल्ट ये निकलता है कि प्रेसिडेंट साहब भारत में अब रबर स्टाम्प के रूप में ट्रीट होने लगे। क्यों? ये बाध्यकारी जो हो गया, इस सलाह जो बाध्यकारी हो गई है, इसकी वजह से क्या हो गए? राष्ट्रपति साहब हमारे क्या हो गए? रबर स्टाम्प के रूप में ट्रीट होने लगे। चलिए, अब इसका दूसरा हिस्सा बातचीत क्या करता है? दूसरा हिस्सा जो है 75, अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। आर्टिकल 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इसकी बात करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहा जा रहा है? तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो रही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या हो रही है? प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है। प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति हो रही है। अब यहां पर प्रश्न उठता है, ध्यान समझिएगा, यहां पर समझिएगा। यहां पर जब हम आपसे बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री होगा कौन? किसको राष्ट्रपति साहब नियुक्त करेंगे? तो प्रधानमंत्री कौन होगा? तो पहली कंडीशन है कि बहुमत के दल का नेता होगा। बहुमत के दल का क्या होगा? दल का नेता होगा। पहली बात तो यह कि बहुमत के दल का नेता होना चाहिए। मतलब वो अगर हम कहें आपसे, सामान्य बात करें कि किसी व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री के रूप में उसको चुना जाएगा तो उसके 30 दिन के भीतर भीतर क्या करना चाहिए? तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुमत के दल का नेता होगा। और जब बहुमत के दल के नेता को हम क्या करेंगे? हमारे राष्ट्रपति साहब प्रधानमंत्री बना देंगे। तो बाद में क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए सांसद नहीं है तो 6 महीने के भीतर भीतर उसको क्या हो जाना चाहिए? किसी न किसी सदन से सांसद बन जाना चाहिए, चाहे लोकसभा से बन जाए चाहे राज्यसभा से बनकर आ जाए। मतलब जब हम दूसरी बात करते हैं तो क्या होता है? अब यहां पर जब बातचीत करते हैं कि पहली तो बात होगी बहुमत के दल का नेता होगा, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई भारत में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तब क्या होगा? तो जब किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तो दूसरी स्थिति में क्या होगा? तो हम कहते हैं भैया यदि किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति, यदि किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाएगा? मान लीजिए किसी भी दल को बहुमत ना मिले। बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत का मतलब ऐसे समझो, मान लो कितना है? 573 लोकसभा की स्ट्रेंथ है। 570 का 2 + 1, अब 573 कितना हो जाएगा? सोचो आप इसके बारे में, तो कितना हो जाएगा? मोटा मोटा अगर कहें 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, और इधर कितना हो जाएगा? और 1 हो जाएगा। मतलब मोटा मोटा अगर हम कहें तो आप इसको क्या कह सकते हो? 272, ऐसे आप कह सकते हो।
तो मेजॉरिटी अगर किसी के पास नहीं है, 272 सांसद किसी के फेवर में नहीं है, तो वो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नहीं होगा। तो जो बहुमत के दल का मतलब जो सबसे बड़ा पार्टी होगा, जिसको सबसे ज्यादा जिसके पास सांसद होंगे, राष्ट्रपति साहब उसको प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या कर सकते हैं, आमंत्रण दे सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं। तो पहले स्टेप पर तो ये हो गया। अब ये क्या होता है, यहां पर देखिएगा, लेकिन जब नियुक्त किया जाएगा तो नियुक्ति के 30 दिन के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहीं पर एक पॉइंट और लिखिएगा, नियुक्ति के 30 दिन के भीतर भीतर, नियुक्ति के 30 दिन के भीतर, नियुक्ति के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। 30 दिन के भीतर भीतर बहुमत सिद्ध करो, नहीं तो फिर तुम भी पार्टी से हाथ, मतलब सत्ता से हाथ धो बैठोगे। फिर अगली बातचीत होती है कि भैया ये प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री की शपथ जो होती है, ओथ की बातचीत करें, प्रधानमंत्री की जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। और अगर ध्यान से समझिएगा तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, अब प्रधानमंत्री बन कौन सकता है, मतलब प्रधानमंत्री के लिए योग्यता, प्रधानमंत्री के लिए क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए योग्यता क्या होगी, तो योग्यता के बारे में बातचीत करें तो सांसद बनने का योग्य होना चाहिए। एकमात्र योग्यता की बातचीत करें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया सांसद होना चाहिए, सांसद होना चाहिए, सांसद होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो सांसद हमारे संसद के दो अंग होते हैं, पार्लियामेंट के दो पार्ट, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का सदस्य बनने की उम्र है 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने की उम्र कितनी है, 30 वर्ष। तो सांसद बनने का मतलब जो मिनिमम एज है, मतलब मिनिमम एज की बातचीत करें तो न्यूनतम कितना हो, न्यूनतम आप कह सकते हो कि 25 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या हो सकता है, वो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री बन सकता है। न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और फिर अगर हम आपसे बातचीत करें तो अगली देखोगे, जब हम आपसे बातचीत करें, यदि वह सदन के किसी भी, ध्यान समझिएगा, सांसद अगर नहीं है तब भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मैंने पहले ही कहा, अभी आज ही के सेशन में कहा, यदि कोई व्यक्ति सांसद नहीं है तब भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए, लेकिन मंत्री बनने के बाद या प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर भीतर क्या होना चाहिए, उसको सांसद हो जाना चाहिए। तो हम कहें, अगर यहीं पर आपसे बातचीत करें, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता है लेकिन वह सांसद नहीं है, लेकिन वह सांसद नहीं है, लेकिन वह सांसद नहीं है, नहीं है, तो ऐसी स्थिति में, उसे 6 माह के भीतर भीतर, 6 माह के भीतर भीतर, 6 माह के भीतर भीतर क्या हो जाना चाहिए, 6 माह के भीतर भीतर सांसद बन जाना चाहिए, सांसद बन जाना चाहिए। सांसद का मतलब क्या है, चाहे लोकसभा से आ जाए, चाहे तो राज्यसभा से आ जाए, चाहे लोकसभा सदस्य बन जाए, चाहे तो क्या बन जाए, राज्यसभा सदस्य बन जाए, बस सांसद बन जाए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन बन जाए बस। और अगर नहीं बन पाता है तो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वह सांसद नहीं बन पाया, वो सांसद नहीं बन पाता है, तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में फिर प्रधानमंत्री की पोस्ट वैकेंट हो जाएगी और फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी। अब यहीं पर आगे दूसरी देखिए, भारत में अगर हम आपसे बातचीत करें तो अभी तक राज्यसभा के जो सदस्य रहे, मतलब मैक्सिमम जो लोग हुए हैं, मैक्सिमम जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो लोकसभा से आए। जैसे नरेंद्र मोदी कहां से, तो आपको पता वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है। तो मैक्सिमम जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो कहां से हुए हैं, लोकसभा से। लेकिन राज्यसभा के भी सदस्य क्या रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे। और इसमें से देखेंगे तो 4 लोग क्या रहे, राज्यसभा से भी प्राइम मिनिस्टर रहे। ये 4 लोग कौन, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी जी रही है,
इंदिरा गांधी जी की बातचीत करें तो 1966 में क्या थी, 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी एक्सपायर किए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी की एक प्रकार से मृत्यु ताशगंदे में हुई थी, तो उसके बाद इनको राज्यसभा से चुना गया और राज्यसभा से बाद में क्या हुआ, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद बातचीत करें तो एच डी देवगौड़ा जी जो थे, ये भी आप देखोगे तो ये भी राज्यसभा से ही सांसद हुए और भारत के प्रधानमंत्री बने। कब बने हैं तो ये देखोगे 1996 में, 1996 में ये प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कौन, आई के गुजराल की बातचीत करें तो आई के गुजराल साहब भी क्या रहे, 1997 में आप देखोगे राज्यसभा से सदस्य हुए हैं और प्रधानमंत्री बने। और इसके साथ साथ बातचीत करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो ये 2004 में आप देखते हो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं और भारत में क्या बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ये काम करने का गौरव प्राप्त करते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और बातचीत करें। जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री बनते हैं और लोकसभा में जो बहुमत का नेता होगा वो क्या होगा, प्रधानमंत्री बनेगा। और मान लीजिए मैंने कहा हम में आप में क्या कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, बिल्कुल। आपके पास मुद्रा हो ठीक ठाक मात्रा में तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की खरीद फरोख्त कर लो और आराम से आप क्या बन जाओगे, आराम से कम अगर आप सांसद नहीं बन पाते तो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री या मंत्री तो बन ही सकते। और एक बार बन गए तो उसके बाद फिर सेटलमेंट शुरू हो जाता है और देखोगे क्या होगा, एक बार सेटलमेंट शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था जुगाड़ कर ले जाओगे और प्रधानमंत्री लंबे समय तक काम करो। बस सांसद बनने की योग्यता हो कम से कम 25 वर्ष की आयु के आप होने चाहिए, ठीक। आर्टिकल 75 के बारे में बातचीत करें तो इसका क्लॉज 1 क्या कहता है, आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 क्या कहता है, क्लॉज 1 की क्या कहता है, सोचो। तो यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो 75 क्लॉज 1 क्या कहता है, कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मतलब प्रधानमंत्री अगर चाहे तो किसी भी मंत्री को उसकी पोस्ट से हटवा सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। किसी भी मंत्री को वो राष्ट्रपति साहब से निवेदन कर सकते हैं कि राष्ट्रपति साहब हमको फलाने व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अमित शाह, मोदी जो है अमित शाह से सपोज करिए खुश नहीं होते और अमित शाह की जगह पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपको बैठाकर गृह मंत्री बनाना चाहते हैं और आपकी उम्र 25 वर्ष प्लस है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति साहब से क्या कह देंगे, राष्ट्रपति साहब से इनका जो भी टाइम पीरियड होगा उनको समाप्त मतलब बर्खास्त करने की बात कर देंगे और उनकी जगह पर आपको अपॉइंट करने की बात कर लेंगे, तो आप अपॉइंट हो जाओगे, ठीक। आर्टिकल 75 की बातचीत करें तो 1A क्या कहता है, अनुच्छेद 75 का जो 1A है ये क्या कहता है, 1 तो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ऐसा कहता है। 1A क्या कहता है, ये कहता है कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम जो संख्या होगी वो लोकसभा का मैक्सिमम कितना होगा, 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब ये क्या कहता है, मंत्रिपरिषद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रियों की संख्या है ना, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री सहित लोकसभा
सदस्य संख्या क्या, प्रधानमंत्री सहित लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होगी। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर? मैक्सिमम 15% ऑफ लोकसभा। अब मान लीजिए 543 मेंबर हैं, तो 543 का 15% कर लो, कितना आ जाएगा? तो 543 543 का 15% करो, कितना आ जाएगा? सोचो, 15/100 है ना, ऐसे ही तो होता है। 15% कितना हो जाएगा? सोचो, जोड़ो जल्दी से, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो आप करोगे 5 3 जा 15 और 20 25 100, ठीक। फिर क्या हो जाएगा? और क्या करोगे? 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 1 16। 20 से डिवाइड करो, डेसिमल हो जाएगा, 2 8 16 हो गया, है ना, 2 1 जा 2 हो गया, और ये क्या हो गया जाएगा आपका 4। 21.4 सॉरी 81.4, मतलब मैक्सिमम जो मिनिस्टर होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रधानमंत्री के साथ में कितने होंगे? 81 होंगे, 81 से अधिक नहीं होंगे। आप ध्यान रखिएगा, 81 से अधिक किसी भी समय मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर इससे अधिक नहीं होंगे। मतलब प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी? 81, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगली जब हम आपसे बातचीत करते हैं, आर्टिकल 75 क्लॉज 2 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 क्या कहता है? तो कहते हैं मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है, पद धारण करती है, ठीक। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो किसी भी समय किसी भी मंत्री को क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति साहब प्रधानमंत्री की सलाह से हटा सकते हैं। आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 क्या कहता है? 75 का क्लॉज 3 कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब क्या है? अगर किसी एक मिनिस्टर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में, और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप देखोगे भंग हो जाएगी। मतलब जो सरकार में होगा वो सरकार से हाथ धोना पड़ जाएगा। आर्टिकल 75 का क्लॉज 4 क्या कहता है? आर्टिकल 75 का क्लॉज 4 क्या कहता है? कहता है कि मंत्रियों की शपथ कौन कराएगा? तो जो मंत्रियों की शपथ होगी, मंत्रियों की शपथ कौन कराएगा? राष्ट्रपति साहब। और ये शपथ जानते हैं क्यों होती है? तो ये होती पद और गोपनीयता की शपथ होती है। किसकी शपथ लेते हैं जो मंत्री होते हैं? तो ये देखोगे पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं भैया, सीक्रेसी की, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। शपथ में ही इनकी सीक्रेसी, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और अगली बातचीत करें, आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 क्या कहते हैं? आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 क्या कहता है? कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक, क्या कह रहे हैं? कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक, मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक, 6 माह की अवधि तक सांसद नहीं है, सांसद नहीं है, सांसद नहीं है, मंत्री नहीं रहेगा, मंत्री नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप चाहो तो आप भी मिनिस्टर बन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो, ढेर सारा पैसा रखे हो 6 माह तक, और एक समय में अगर आप लोकसभा या राज्यसभा के माध्यम से कहीं पर पहुंच नहीं पाते हो, सांसद नहीं बन पाते हो, तो क्या हो जाएगा? तो आपको ये सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। और आर्टिकल 75 का क्लॉज 6 क्या कहता है? ये 6 जो है वो बात करेगा वेतन के बारे में, मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में बात करेगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते, मंत्रियों के वेतन और
भत्तों के बारे में कौन बातचीत करेगा? मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में जो जानकारी होगी वो 75 का क्लॉज 6 देगा। अब यहां पर जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे मंत्रियों के, जब हम प्रकार की बातचीत करें तो भारत में मंत्रियों के प्रकार, यहीं पर देखो मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों के प्रकार की बात करते हैं। तो जब मंत्रियों के प्रकार की बात करते हैं तो भारत में मंत्रियों के प्रकार देखोगे 3 होंगे। कौन कौन से? ये 3 मंत्री कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले तो कैबिनेट होंगे, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक। दूसरा कौन होगा? दूसरा होगा आप देखोगे राज्य मंत्री। दूसरे में 2 सेगमेंट, एक होंगे राज्य मंत्री और एक होंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। और तीसरी कौन होंगे? तो तीसरे होंगे उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। तीसरे कौन होंगे? डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे। तो ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री की किसके लिए? कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करने के लिए रखे जाते हैं, असिस्ट करने के लिए। ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं इनका जो होता है उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। और जब इनका डिपार्टमेंट अलग होता है तो सिंपल सी बात समझिएगा, इनका डिपार्टमेंट अलग होता है और ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। किसी प्रकार का हस्तक्षेप ये इनकी टाइम पीरियड में कोई कर नहीं सकता है, ठीक। उपमंत्री की बातचीत करें तो उपमंत्री का काम है राज्य मंत्री की मदद करना और राज्य मंत्री के साथ साथ किसकी मदद करना? तो आप देखोगे राज्य मंत्री के साथ साथ कैबिनेट की मदद करना, ठीक है। तो उप मंत्री क्या करेगा? सॉरी एक मिनट रुकना। उप मंत्री जो होगा वो कैबिनेट मंत्री की मदद करेगा और कैबिनेट मंत्री के साथ साथ देखोगे तो ये राज्य मंत्री की मदद करेगा। मतलब ये जो होते हैं ये भी असिस्ट करने के लिए ही होते, असिस्ट करने के लिए ही होते। तो भारत में अगर हम आपसे बातचीत करें तो मंत्रियों के प्रकार कितने हैं? तो मंत्रियों के प्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के जो वो मंत्री हैं, 3 प्रकार के मंत्री आप देखोगे हमारे यहां पाए जाते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। तो क्या ये सेगमेंट आप सबको समझ में आया? एक बार बताइएगा सभी लोग, ठीक है। हाँ, अब क्या ये सेगमेंट सबको समझ में आया? अगर सेगमेंट सबको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग अपने बहुमूल्य जो विचार हैं कमेंट के माध्यम से आप YouTube जो अपना कमेंट बॉक्स है उसमें दे सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो आप कहोगे जीके जीएस बाई सुधांशु सर, सुधांशु सर। आपको यहाँ पर वीडियो की लिंक और क्लास की PDF मिल जाती है, ठीक है। तो ये आज का सेशन यहीं तक था। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि सबको, नमस्कार सबको।